अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और फाइनली पाकिस्तान ने अपनी खूबसूरत प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां नहीं हुई हैं, कोई तब्दीली नहीं हुई है, वही प्लेइंग 11 है। समझ से बाहर है कि वो पिच जो है वो कुछ और था, ये कुछ और है। इसको तो बाकायदा तौर पर हीटर्स लगाकर पकाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब करने के बाद भी प्लेइंग 11 में किसी किस्म की कोई तब्दीली ही नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? इतने जबरदस्त सिलेक्टर्स हैं, इतनी अच्छी प्लानिंग होती है यहाँ पर। इंग्लैंड हमारे सामने है, इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। नोइंग द फैक्ट कि रावलपिंडी की पिच है, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली योर फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब, बहुत ही ड्राई आपने थैंक यू वेरी मच कहा है, लेकिन इसको माफ करते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि ये प्लेइंग 11 के अंदर जो तब्दीली इन्होंने नहीं की है कोई भी, ये क्यों ऐसा हुआ है? मतलब इससे पहले भी हम लोग ऐसी गलतियां दोहराते हैं, इतना इन्हिसार स्पिनर्स के ऊपर, इस पिच के ऊपर क्या समझ आता है? अब ड्राई इसलिए मैंने थैंक यू बोला क्योंकि पिचेस आजकल ड्राई बन रही हैं, और इतनी ड्राई बन रही है कि अब पंखे के पीछे हीटर भी लगाना पड़ गया। मुझे तो लग रहा है कि कसूर के अंदर जो हंडिया तैयार की जाती है ना, हाँ, अंदर उसके तंदूर के अंदर लगा के, तो शायद वहां से फॉर्मूला आया है कि इस दफा अगर आपको इसका जरा सा भी जो नमीपन आपको नजर आता है तो हीटर लगा दें। क्या मुझे या फिर ये कि या फिर पिच को ठंड लग रही होती है, तो शायद इस वजह जानदार चीज है। मतलब मजाक एक साइड पे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि शायद ये दुनिया को कुछ बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पिचेस के अंदर नमी रह जाए और मैच स्टार्ट ना हो रहा हो, शायद इंडिया को बता रहे हैं कि आप किसी और तरीके से खुश करते हैं पिचेस को और ग्राउंड को, आप पंखे लगाएं और बड़े बड़े, शायद आपको ये फ्यूचर में नजर भी आएगा ये फार्मूला। और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेटर, या फिर पीछे को दिमाग चल रहा है। तो मैं आज प्रोग्राम का आगाज करना चाह रहा था कि हम लोगों ने बहुत सर्जरी की बात की थी, वो मैं थोड़ा गैप से आया हूँ। पाकिस्तान ने पिछला टेस्ट मैच जीता है, लोग सर्जरी की बात करते थे, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान की टीम का बाईपास ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। और जो दिल धड़कना बंद हो रहा था, एक एक्स्ट्रा नाली लगा के और दिल को एक पंप मिल गया और चलना शुरू हो गया। तो ये क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद कि उन्होंने आके तो बाईपास किया। डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो बिलाखिर पाकिस्तान को डॉक्टर मिला और बाईपास ऑपरेशन हुआ, और अब जो है वो वेंटिलेटर से हम हटके आईसीयू में आ गए हैं। तो शायद आईसीयू में किसी ने कोई गलत जो है वो कुछ कर दिया ना, कोई गलत इंजेक्शन दे दिया है। नहीं, अब आईसीयू में कुछ दिन रहेंगे। चले, आपको सांस आना तो मिल गया ना, टीम को एक जीत मिली है और जीत बहुत जरूरी थी। कहते हैं ना, हार और कहते हैं वो जंग में सब कुछ जायज़ होता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, ये एक मुहावरा है। तो शायद आकिब जावेद ने जो फार्मूला अपनाया 3 स्पिनर्स वाला, बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि क्यों 3 स्पिनर खिला दिए, फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। हालांकि मैं भी इस हक में था कि 2 फास्ट बॉलर तो कम से कम खेलने चाहिए थे, चाहे आप 3 स्पिनर के साथ ही चले जाते। आपके पास तो 2-3 और स्पिनर आपकी लाइनअप में मौजूद है, सलमान अली आगा, साउद शकील और फिर साइम अयूब। आज की जो टीम आपने गालिबन बात की है कि अनाउंस की है, तो मुझे लगता है कि आज शायद हम थोड़ा सा चूक गए हैं और ये गलती हमने कर दी, क्योंकि रोज हर दिन एक जैसा दिन नहीं होता है कि आपने 3 स्पिनर पहले खिलाया था और 3 स्पिनर पे ही आ गए। फिर आपको इतनी क्या मजबूरी है? मतलब आप क्या सामने वाले टीम को बच्चा समझ रहे हैं या उनको अकल नहीं है? उन्होंने क्यों 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो फिर, लेकिन उन्होंने 3 स्पिनर भी खिलाए हैं। हाँ। अब नोट करें कि उन्होंने रेहान अहमद को खिलाया, और रेहान अहमद वो स्पिनर है जो आपको 2 साल पहले व्हाइट वॉश हुआ था, तो लास्ट मैच जो हुआ था उसमें रेहान अहमद ने 5 आउट किए थे पाकिस्तान के। तो बहुत अच्छी टीम थी उस वक्त, बैटर्स अच्छे थे। हाँ। पाकिस्तान की जो टीम थी उसकी तरफ से, लेकिन इस दफा बैटिंग में थोड़ी डावाडोल है और आपको थोड़ा डाउट्स लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए थे, क्योंकि एटकिंसन को जो उन्होंने वापस देख के आए हैं, और वो ऐसे उनके मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान को तंग करेंगे, और शायद आपको किसी नए बंदे को स्कोर करना पड़ेगा। हर दफा कामरान गुलाम ने पिछली दफा 100 किया था, तो आपको क्या लगता है तो फिर 100 करेंगे? अब जो इनिंग ड्यू है ना, वो आपके कप्तान जो अगला मैच है ना, उसमें कप्तान को स्कोर करना है। अब्दुल्ला शफीक ने 100 कर दिया है, फिर साइम अयूब को आके फिर से एक अच्छी बारी खेलनी है। फिर साउद शकील की बात हो रही थी, साउद शकील को स्कोर करने हैं, क्योंकि साउद शकील को मैं कल सुन रहा था, साउद शकील को ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज आ रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो साइड पे किया जा रहा है कि उनको साइड पे किया जाएगा। तो साउद शकील अगर स्कोर करते हैं
तो मुझे लगता है कि जो कोच उनके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर सेलेक्टर्स को थोड़ा फोर्सफुली कोचेस को कहना पड़ेगा कि नहीं भाई, पहले ही प्लेयर कोई नहीं है खेलने के लिए, आप किसको लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में? आप जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो आपकी ए साइड खेल रही है इस वक्त ओमान के अंदर, उसमें टैलेंट तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी है वो मुझे कम दिखाई देती है। तो इसलिए आपको इन्हीं लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको मजीद तजर्बे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए तजर्बे करते जाएंगे तो आपकी टीम के अंदर से प्लेयर इन आउट होते जाएंगे। तो अगर आपने खेलना है बड़ी टीमों के खिलाफ, तो अगर आपका इस मैच टेस्ट मैच को जीतने का विनिंग मोमेंटम बन जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज्यादा तजुर्बे करने चाहिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ इमरान, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हम लोग बड़े तजर्बे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंसुअल तजर्बे तो कर सकते हैं ना। मतलब एक चीज़ ऐसी है कि आपको महसूस हो रहा है, आप मतलब एक दुनिया जानती है इस बात को कि रावलपिंडी में किस चीज़ की सपोर्ट है। और इससे पहले आपने जब बांग्लादेश के खिलाफ जब आप 2 मैच हारे हैं, बल्कि आप वाइट वॉश हुए हैं, तो उसमें भी तो आपने ये चीज़ देखी ना कि आपने मार एग्जैक्टली कहाँ पर खाई है। हमारे पास उस वक्त भी जो ऑप्शन थी वो हमारी नंबर 1 ऑप्शन थी, हमारी नंबर 1 स्ट्रेंथ थी। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास बाबर आजम था, हमारे पास शाहीन था, नसीम शाह था, रिजवान था, सऊद शकील था। तो हमारे पास तो अपना एक बेहतरीन पूल था, एक बेहतरीन प्लेइंग 11 थी। उसके बावजूद बांग्लादेश हमें वाइट वॉश कर गया रावलपिंडी में। तो वी डोंट यू थिंक वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि वी डोंट हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। हमारे पास बैट्समैन कोई बहुत जबरदस्त नहीं है कि जिस पर हम रिलाय करें कि हाँ ये बैट्समैन या ये एक पेयर ऐसा है जो पार्टनरशिप लगाएगा तो हमारी जो है वो स्कोर, हम किसी भी किस्म का कोई स्कोर बना लेंगे। हमारे पास वो नहीं है, तो हमें उनको डोमिनेट करना था अपनी बॉलिंग के साथ। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर दुनिया जानती है, इंग्लैंड तो मतलब इंग्लैंड से आया ना, वो आपके मैदानों में आकर वो ठीक फैसला कर रहा है कि वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, तो हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमने जाहिद को यहाँ भी मौका दे दिया? देखें, मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि जो हार का डर है वो आपसे गलत डिसीजन करवा जाता है। ठीक है, आपने पिछले मैच में जो स्ट्रेटजी अपनाई थी आकिब जावेद साहब ने, वो स्ट्रेटजी सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई और लोगों ने बार बार उसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो एक खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि जो रावलपिंडी की कंडीशंस थी वहाँ पर एक फास्ट बॉलर का एडवांटेज लेते। लेकिन वो समझते हैं कि शायद उनका जो पुराना वाला फार्मूला था वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो देखें, पिछले मैच में आपके जो जाहिद थे उन्होंने आउट नहीं किए थे, नहीं किया, तो आपने फिर उन्हें क्यों खिलाया, ये समझ से बाहर है। आपको लगता है कि शायद इस पे थोड़ा सा बाउंस है, क्योंकि जाहिद को थोड़ा सा बाउंसी पिच चाहिए ताकि वो ब्रेक अच्छा कर सकें। तो लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर यहाँ 2 बनते थे, हर सूरत में बनते थे। आप ना सिर्फ फास्ट बॉलर ना खिला के, एक तो जो आपका प्लान है उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप डिस्करेज कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली उसकी रिप्लेसमेंट है नहीं। हम कहते थे हमारे पास जो है ना वो स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए, आपने अपने दूसरे टेस्ट के लिए कहाँ से स्पिनर निकाल लिए जो आपके प्लान में भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। आपके प्लान में तो आपका फर्स्ट क्लास क्या जो स्ट्रक्चर है वैसे ही चल रहा है, आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसको आप ला के तो यहाँ पर ट्राई कर सकें। यही वो सिचुएशंस होती हैं जिसके ऊपर आप यंगस्टर्स को, नए लोगों को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ नहीं ट्राई करना और आपने सिर्फ इसलिए कि आप हार रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर भी है, दुनिया भर से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने की हो गया, क्या खत्म हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो अगर इस डर से आप लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील होना बनती थी। आकिब जावेद साहब को चाहिए था कि यहाँ पर फास्ट बॉलर एक जरूर खिलाता। अभी अब आप अंदाजा लगाएं यहाँ से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का कि आपने शाहीन और नसीम को बाहर किया, तो अब आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो मतलब आप फिर उन्हीं पॉलिसीज पर अमल दरामद कर रहे हैं, उन्हीं पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं कि जो माजी में आपने किया। आपने शाहीन और नसीम के होते हुए किसी को मौका नहीं दिया कि वो आए और आकर अपनी स्ट्रेंथ शो करें। बिलाशुबा पाकिस्तान के पास जरूर ऐसे फास्ट बॉलर्स होंगे जो कि आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं। कि आपकी जो फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं, क्या बिना फास्ट बॉलर्स के खेलती हैं? क्या वहां पर आपस में प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या पीएसएल में फास्ट बॉलर्स नहीं थे? आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आपके पास दिल स्क्वाड में नहीं है। मतलब हमने जब स्क्वाड अनाउंस किया, जब आप खेलते हैं ना अपनी होम सीरीज, तो आप प्लेयर को कहीं, अब देखें नुमान और ये दूसरे स्पिनर जो थे वो आपके पास स्क्वाड में 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड में नहीं थे ना। तो लेकिन अब आपके पास स्क्वाड आप लेके आ सकते हैं फास्ट बॉलर कहीं से भी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने भी ए टीम के साथ फास्ट बॉलर्स भेजे हैं ओमान के अंदर, क्या वो
ऐसे मुंह उठा के भेज दिए, उनमें कुछ ना कुछ तो टैलेंट था जिनको आपने भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आपको बड़े और बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे, आपको लोगों को मौका देना पड़ेगा। आप फिर वही गलती कर रहे हैं आकिब जावेद साहब के, लोगों के ऊपर ट्रस्ट, अपने फास्ट बॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हैं। डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे ना तो आप फिर ये आर्जी जीत है, इससे आर्जी जीत को जितना थोड़ी देर इंजॉय करना कर लें। आकिब जावेद साहब भी अपनी सीट बचा रहे हैं और उनके बड़े भी अपनी सीटें बचा रहे हैं। इमरान, अफसोस के साथ मैं ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि मतलब आप अपने डोमेस्टिक को इज्जत दें, मगर अफसोस के साथ कि डोमेस्टिक खुद को भी पहले इज्जत दे। मतलब डोमेस्टिक को भी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारी खराबियों को हमें ठीक करने की जरूरत है। डोमेस्टिक खराबियां जो हैं वो इसलिए नहीं है कि प्लेयर उसमें खराबियां पैदा कर रहे हैं। देखिए खराबियां तो पैदा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने। अब आपके जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के, वो खुद नहीं चाहते कि क्रिकेट ठीक हो। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई थी इसी हफ्ते में, 2 दिन खेल हुआ और आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दी। आपने कहा नहीं रीशेड्यूल करेंगे और अब उसका नया शेड्यूल आया। मतलब पिछली दफा आपने अंडर 19 शुरू की, रीजनल बंद कर दी और अब आपने 2 दिन फर्स्ट क्लास की और आपने बंद कर दी। मतलब कहां पर कंफ्यूज है आप, किसको क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपसे गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों का खमियाजा हमेशा खिलाड़ी ही भुगतेंगे। आप क्यों रीजन्स को आजाद नहीं करते, क्यों डिपार्टमेंट्स को आजाद नहीं करते? उन्हें आजाद करें ना, उन्हें छोड़ दें। देखिए आपके पास टैलेंट आता कि नहीं आता। अब आपने हर चीज इतनी ज्यादा कर दी है, आपने वुमेन्स के 2 टूर्नामेंट इकट्ठे शुरू कर दिए। आप यूनिवर्सिटीज के 2 टूर्नामेंट, एक खत्म हुआ कल, एक चल रहा है, 2 टूर्नामेंट आ गए। अगर आप यही एक टूर्नामेंट करवाते तो क्वालिटी क्रिकेट आ रही होती। अब कुछ बच्चियां जो है वो अंडर 19 की टीम में खेल रही हैं, कुछ बच्चियां यूनिवर्सिटी की टीम में खेल रही हैं। यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी अंडर 19 की होती हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी को अपनी टीम पूरी करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ जो अंडर 19 का आपने टूर्नामेंट कराया वहां पर वो अपनी टीम पूरी। क्या आपके पास इतना ही बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स का? हम पहले ढूंढते फिरते हैं कि यार कहीं से कोई लड़की आए और पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट में सर्व करे, वो आपके पास है नहीं। आपने बस वो लूले, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लूले लंगड़े प्लेयर इकट्ठे करके खाना पूरी करनी है। अगर आपने टूर्नामेंट, आपने ये बताना कि यार देखें चेयरमैन साहब हमने वुमेन्स के इतने टूर्नामेंट करवा दिए, 2 टूर्नामेंट करवाए, देखें। अब आपने क्या किया है, आपने लड़कों की यूनिवर्सिटी की क्रिकेट, आपने क्लब क्रिकेट, आपने अंडर 19 क्रिकेट और फर्स्ट क्लास सब इकट्ठा शुरू करवा दिया। अब आपको खुद समझ नहीं आ रही कि किस टूर्नामेंट का शेड्यूल किस तरह से करना है। आप अपने टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा फनकारी करना चाह रहे हैं जो आपसे नहीं हो रही और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े आइंस्टाइन हैं। आइंस्टाइन भी जो फॉर्मूले बनाता था, जो तजर्बे करता था, वो हकीकत की बुनियाद पे करता था। वो अपनी जो उनका दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होती थी वो ग्राउंड में आगे नहीं फेंक सकते आप। सो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तभी ठीक होगा। मैं बार बार कहता हूं कि रीजन्स को आजाद कर दे, रीजन्स को पावर दे दे ताकि रीजन्स अपनी क्रिकेट, अपने क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करें, चला सकें। आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके आप पैसा देके ये समझते हैं आपने बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप आज रीजन्स को आजाद कर दें, मेरे मैं आपको बताऊं कितनी डाइवर्सिटी में आपको जो है वो रीजन्स अपने पैसे खुद इकट्ठे कर सकते हैं। रीजन्स अपने लिए स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम इतना बुरा है कि आप रीजन्स को कहते हैं कि आपने अगर स्पॉन्सर्स भी लेकर आने हैं ना तो हमें बताना है कि आप कितना स्पॉन्सर इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब आपका चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रहेगा तो कभी भी खिलाड़ी आपके पास नहीं आएंगे। अभी कल भी मैंने देखा कि एक टूर्नामेंट वहाँ पे मिसबा उल हक भी आए हुए थे और हमने उनको कहा कि सर थोड़ा सा मीडिया से बात कर लें, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। अंकल नहीं, मैं नहीं बात कर सकता। आपको पता है कितने डाढ़े लोग हैं, यानी कि इतना बड़ा क्रिकेटर, और वो क्या है कि एक उसने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ, वो बात नहीं कर सकता है। देखिए ये तो पीसीबी, मैं एक तरह से अगर इसको ये कहूँ कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बिकॉज अगर कोई पीसीबी के साथ एसोसिएटेड है, वो कोई बात करता है तो वो फिर उसका पूरा मलबा जो है वो यानी जिम्मेदार होता है उस चीज़ का, ना एम्बेसडर है एक तरह से, तो वो उसके हवाले से क्या ही बात करेगा। आजकल ऐसा फास्ट दौर है कि एक बात करने की देर है और लोग इंतजार में होते हैं किसी कोई बात ऐसी हाथ में आ जाए कि हम उस पर बात मुझे पता है मिसबा साहब क्यों नहीं बोले। मिसबा साहब से पहला सवाल ये होना था कि आपके बेटे खेले हैं ना, HEC से आपने उनको खिलाया जबरदस्ती, खुरम नियाजी साहब ने, और आपने खिलाया, तो वो तो कुछ नहीं कर सका बेचारा। 2 मैचेस में 40 रन भी नहीं बनाया उसने। तो हम कहते हैं जनाब आप तो मेरिट की धज्जियां खुद देखिए। हम मिसबा साहब की जो टैलेंट है, उनकी पाकिस्तान की जो सर्विसेज है, उसके ऊपर तो हमेशा हम कहते हैं उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपने जो दूसरे डिसीजंस लिए हैं, आपने सेलेक्टर बन के, आपने कोच बन के, मेंटोर बन के जो डिसीजंस लिए हैं, वो आपको कभी भी क्रिकेट की तारीफ माफ नहीं करेंगे। आई विल अगेन से कौन नहीं कर रहा, मतलब कौन नहीं कर रहा। अभी
अब्दुल रऊफ साहब ने जिस तरह से बात की थी कुछ अर्सा पहले कि कोई अपना कोई फैमिली मेंबर, बस ये एक ताल्लुकात की बेस के ऊपर हमारी क्रिकेट चल रही है, तो यहाँ पर कौन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक स्कूल है जहाँ से ये एक रेफरेंसेस बाहर आ रहे हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसको जरूरत है कि वो कंट्रोल करे कि यहाँ पर कोई भी मतलब एक मेरिट तो होना चाहिए ना, आपका सिलेक्शन का एक मेयार तो होना चाहिए। किसी एक बंदे को डिसीजन देना पड़ेगा ना। आज अगर मिसबा खड़े हो जाएं कि नहीं यार मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, तो किसका नहीं खेलता? सुने ना, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। और थोड़े आपके पास लोग वो ये बात क्यों करेंगे? मतलब ये तो चेयरमैन साहब भी कर सकते हैं ना कोशिश के एक मेरिट। अब देखें नुमान को आपने पहले टेस्ट मैच के अंदर आपने उन्हें शामिल नहीं किया कि वो जनाब पूरा नहीं उतरे हैं इसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर, ठीक है। तो वही फिटनेस के ऊपर पूरा ना उतरने वाला चंद दिन के बाद जो है वो आपकी 11 विकेट्स निकाल गया। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन आज सईद अजमल का मैं बयान पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि अब हम जो है वो अब फिटनेस को एक साइड पर रखेंगे और उम्र को भी एक साइड पर रखेंगे, एज को हम मैटर नहीं करेंगे, हम परफॉर्मेंस को मैटर करेंगे। तो यही तो बात हम बड़े अरसे से रोना रोते हैं कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी एज भले ज्यादा लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। जैसे कि यही वजह है कि मोहम्मद आमिर से भी राब्ता किया जा रहा है दोबारा से। देखिए मोहम्मद आमिर का कुछ नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की बहुत सारी वनडे क्रिकेट में भी उसकी जगह बनती है, लेकिन लीग इतनी हो गई है कि पैसे की दौड़ है, पैसा कमाने की सबको पड़ी हुई। देखिए अभी रिसेंटली आपकी जो 2-3 साल पहले यूएई के अंदर आसिफ खान जो है वो खेले हैं और दुनिया के चौथे वो तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले वनडे के अंदर प्लेयर बन गए वहां जाके खेल के। उससे यहाँ इतना सर्व किया लेकिन उसे नहीं खिलाया गया। आखिरकार उसे रोजगार की तलाश में यूएई जाना पड़ा, वहां से जाकर उसे नेशनल टीम में मौका मिला, उसने वहां से परफॉर्म करके दिखाया। अमेरिका में लोग जाके खेल रहे हैं, अली खान वो वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को हरा रहे हैं। हाँ। यही सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी आप लोगों को मौका नहीं दे रहे, आगे नहीं आने दे रहे। अगर आप नहीं आने देंगे तो ये आरजी जीत है। मैं पाकिस्तान की इस टेस्ट जीत को आरजी जीत कहूंगा। आप मेरा नहीं ख्याल कि आपको आरजी जीत के ऊपर जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दुनिया में किस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल नहीं आया, कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो बैकहैंड पे नहीं गई, इंडिया के ऊपर सवाल नहीं आया, इंग्लैंड के ऊपर नहीं आया, साउथ अफ्रीका के ऊपर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर 4-4 5-5 साल का बैड पैच आया। हाँ। पर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो कभी नहीं बदली, उन्होंने हमेशा टैलेंट को मौका दिया, नए टैलेंट को खिलाया। उन्होंने कहा हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता, 3-4 साल बाद हम ग्रो करेंगे ना, सीखेंगे। वही लड़कों ने हार हार के सीखा। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी आता है, जो भी नया बंदा आता है, वो पता क्या सोचता है, मैं चेयरमैन को जीत के दिखा दूं। और चेयरमैन का भी कसूर है ना, वो आने वाले को कहे यार तुम 3-4 साल के लिए हो, टीम हारे जीते हम तुम्हें चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए क्या पाकिस्तान की टीम क्यों वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बनती। यहां पर हर किसी को अपनी नौकरी बचाने की पड़ी हुई है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नौकर बन के सर्व करेंगे ना, तो आप पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए कभी सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी जेब में सैलरी लेके जानी है, पाकिस्तान के लिए जीत नहीं लेके जानी, ट्रॉफी नहीं लेके जानी। जिस दिन आप जीत के लिए आएंगे ना पाकिस्तान में और आप बात करके आएंगे कि भाई मैं जब आ रहा हूं ना तो मैं आपको 2 से 3 साल पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं दे सकता, खुला बताएं उसको, क्योंकि सारी दुनिया को पता आपके मुल्क का सिस्टम कैसा है। जब आपको चेयरमैन कहे हाँ ठीक है मैं 3 साल के लिए एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास भी 3 साल का टेन्योर है, मैं जब जाऊंगा तो मैं 3 साल के बाद सरखरू होके तो जाऊं। देखो 3 साल में मैं हारा था, लेकिन आए तो वो उसको बाहर कर दे, नहीं वो 3 साल के बाद चले जाना, लेकिन पाकिस्तान को एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर दे के जाए, अच्छी टीम दे के जाए, जो बाद में आने वाला ना वो आपकी तारीफ करे कि यार मुझे अच्छी टीम मिली है। हर आने वाला आके कहता है देखे जी टीम तो हार रही थी। मोहसिन नकवी साहब को मुझे वो अल्फाज याद है, जब मैंने उन्हें सवाल किया था तो उन्होंने कहा टीम देखा ना कितने सालों से हार रही है, हमने तो 14 टेस्ट मैच मुसलसल हार गए हैं। तो फिर आगे से जर्नलिस्ट को सवाल नहीं है तो वो चुप हो गए। तो आने वाला चेयरमैन ये कहे कि पिछले चेयरमैन ने बहुत अच्छा काम किया था, टीम जीत रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सिस्टम नहीं बनेगा तो मेरे माजरत के साथ आप 10 चेयरमैन क्या हम इससे अमेरिका से मिला के चेयरमैन बिठा देंगे ना, तो नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए मैं यही कहूंगी कि ये जो इसको जो डेकोरेट करना है और जो ये इसको फैंसी बनाना है, ये दिस इज नॉट द साइन दैट यू आर गोइंग टू विन। मैं एक अपने तौर मेरी एक पर्सनल प्रेडिक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कल का मैच जो है वो जीतेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने दिल के अंदर ये बात रखे, क्योंकि एक टेस्ट मैच हम जीते। देखिए ये आपने पहले टेस्ट मैच के बारे में बात की थी, तो पहला टेस्ट मैच हम नहीं जीते थे, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कम बैक किया। हाँ, और मुझे इसके ऊपर श्योरिटी भी मैंने बहुत देर पहले भी कहा था
कि दूसरे में पाकिस्तान लेकिन आज आप कह रही है पाकिस्तान आज मुझे लग रहा है कि ये सीरीज जो है ये इंग्लैंड के नाम है, या ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान हार जाएगा। ड्रॉ नहीं होने वाला, ये मैच भी 4 दिन में खत्म होगा, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ, काफी हद तक चांसेस हैं, वो दौर खत्म हो गया है ड्रॉ वाला। 5 दिन का तो टेम्परामेंट है ही नहीं ना किसी। हाँ, देखिए इंग्लैंड कितना तेज खेलता है, वो 401 दिन में कर लेता है, हम कितना करते हैं 350 रन से। अच्छा, मैं कुछ और आपको याद दिलाने लगा था कि आपने फखर जमान के साथ जो हुआ आपने देखा। बिल्कुल आपको पता है जो कनेक्शन कैंप लगा था यहाँ पे, कनेक्शन कैंप में 9 लोग कौन थे, उनमें कौन कौन शामिल थे? उनमें से 3 लोग टीम से बाहर हैं। और वो 9 लोग क्यों बिठाए गए थे कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ये 9 लोग हैं, और इन्हीं 9 लोगों से हम बात करेंगे कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कैसे हो सकती है। आप आपस में कम्युनिकेट करो, खुल के बात करें, बताइए क्या मसले हैं। अच्छा, पाकिस्तान के फ्यूचर में साइम अयूब भी है, पाकिस्तान के फ्यूचर में शान मसूद भी है ना? तो कौन नहीं है? उन्होंने तो 9 लोग जो बिठाए थे वो थे ना। वहां पर नसीम शाह उनके फ्यूचर में नहीं थे, राइट? वो नहीं बैठे थे, हालांकि वो हमारे फ्यूचर में है। जो फ्यूचर में था बाबर आजम टीम से बाहर, फखर जमान टीम से बाहर, शाहीन अफरीदी टीम से बाहर। 3 लोग तो आपने टीम से कर दिए बाहर, तो पीछे बचे 6 में से 3 की परफॉर्मेंस नहीं है। अब 3 की बचे 3 में से एक आप बना रहे हैं कप्तान अपना रिजवान। अब अगला प्लान क्या 2 लोग करेंगे? तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं मुख्तलिफ प्लान्स बना के कि ये कनेक्शन कैंप है, ये स्ट्रेटेजी कैंप है। जिन आपने कहा लोग खुल के बात करें, फखर जमान ने खुल के बात की, उसने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस्मान वाला साहब मेरे साथ ये कर रहे हैं। हुआ ये कि ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी है कि उन्होंने उठा के फखर जमान को शोकॉज नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा बाबर के इशू पे शोकॉज नोटिस दे देते हैं। वैसे तो इसने, क्योंकि चेयरमैन साहब के सामने बोला था कि आप अपना मसला बताओ, और वो मसला बिल्कुल ठीक था। तो लेकिन उन्हें कोई बहाना चाहिए था, उन्होंने कोई लॉ निकाला और उस बेचारे को शोकॉज नोटिस दे दिया। ये लॉ, ये सॉरी टू से, ये जो कुछ ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं ना हमारे इसके अंदर बोर्ड छुपे हुए कानून रखे वो लॉ निकालते पढ़ते भी उस वक्त हैं जब कोई मसला होता है, अदरवाइज उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप किसी भी प्लेयर को बाहर निकालना हो ना, या क्रिकेट बोर्ड में कोई भी तब्दीली करनी हो, आइन में वो जिस बंदे ने आइन लिखा था ना, उसने गुड और बैड दोनों चीजें लिखी थी, और तीसरी चीज लिखी थी जहां कोई फंस जाए उसको निकालना कैसे। इसी शौक में मैंने भी पिछले दिनों जो है ना वो पूरा पढ़ा है कि हमारा असूल क्या है बेसिकली क्रिकेट का। तो आपको समझ आया कुछ? काफी चीजें थी, लेकिन असूल समझ में बात असूल की हो रही, असूल तो है ही नहीं। चले लॉस तो थे ना थोड़े बहुत। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो ये कि कनेक्शन कैंप नहीं था, ये कंफ्यूजन कैंप था। मैं इसे कंफ्यूजन कैंप कहती हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारी तवज्जो को तकसीम करने की एक रीजन थी, और दूसरी जानिब जो है वो प्लेयर्स को भी आपस में कंफ्यूजन का शिकार बनाना था। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी तकरीबन सर पर है। ये नवंबर का मंथ जो है वो शुरू होने वाला है, दिसंबर है, और दिसंबर हमारी जो है वो डेडलाइन है कि हमें दिसंबर तक सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त कदाफी स्टेडियम की? क्या वहाँ पर तब्दीली है, क्या चेंजिंग है, क्या बेहतरी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं हम, क्या हमारे स्टेडियम जो है वो तैयार हो जाए ये 2 महीने के टेन्योर के अंदर? देखिए, जिस रफ्तार से कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम चल रहा है, और जो मैं सोच रहा था, मैंने आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स पहले बात की थी कि मुझे नहीं लगता ये 2 साल से पहले स्टेडियम बन जाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने और भी इंक्लूजन, बल्कि सारे इंक्लूजन ही गिरा दिए। और इन्होंने जो आर्जी छतें बनती है ना बहुत सारी, अब नया फॉर्मेट आ गया। अब ये स्टेडियम को बना रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। अब क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं बन रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर स्टेडियम की जो सीटें हैं वो शायद लगाने में कामयाब हो जाए। बट लुक कैसी आएगी, दिखने में कैसा लगेगा, आर्जी लगेगा या परमानेंट लगेगा, ये बनने के बाद सामने आएगा। अच्छा, अभी तो वहां पर बहुत ज्यादा मैस है। शायद हम 1 महीने के बाद ये कहने के काबिल होंगे कि स्टेडियम के सद तक जो उनका फ्रंट वाला एरिया था, जो मेन स्टेडियम की बिल्डिंग थी, उसका बेसमेंट भी बन गया, और उसके बाद उसका जो पहला फ्लोर था उसकी स्टील स्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने सीटें लगानी है, रूम्स बनाने हैं, वो अभी तक स्टिल उसी तरह पेंडिंग है। खलारा बहुत पड़ा हुआ है। ये खलारा जब खत्म होगा, थोड़ा सिमटेगा, हमें तो समझ आएगी कि क्या फिर हम बताएंगे कि हाँ ये तो जो खंदकें खोदी गई थी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे ना समझ नहीं आ रही थी। जब मैं पहले दिन गया वहां पर, मोहसिन नकवी साहब ने विजिट किया तो खंदक खुदी हुई थी, तो मैंने किसी से, अब उसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस खंदक के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। मैंने कहा क्यों पानी छोड़ा जाएगा? ताकि बॉल ऊपर गिर जाए तो वो आसानी से पकड़े। नहीं, उसके ऊपर जाली बिछाएंगे ना। अच्छा, जाली बिछा के या उसे खाली छोड़ेंगे सॉरी, ताकि जो क्रिकेट शायकीन फलांग के अंदर चले जाते हैं ना, वो ना जा सके। तो जाली लग जाएगी तो वो तो फलांग सकेंगे फिर। नहीं, हमारी तो अवाम ऐसी है
कि वो ये जो नदियां बह रही होती है ना, दरिया जो होते हैं, वो तो उसके किनारे पर खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। मुझे कुछ एक दो आइंस्टाइन वहां पर मिले इंजीनियर, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जो फिर मुझे एक और भी चीज समझ में आई, मोहसिन नकवी साहब वहीं खड़े थे तो इंजीनियर को कह रहे थे यार इसके अंदर क्या ट्रक चलाओगे, फिर मुझे किसी बंदे ने ये समझाया कि शायद इसके अंदर कोई ऐसी शटल चलेगी कि प्लेयर जो है वो इंडोर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा सकेंगे, जो होटल बन रहा है नया उसके अंदर भी वो इंडोर रास्ता उनके लिए बनेगा ताकि वो बाहर से बाईपास ना करके जा सके। इंडोर एक रास्ता को इंटरनेशनल स्टेडियम्स में होता है कि आपके लिए इंडोर रास्ते बनाए जाते हैं ताकि आप ग्राउंड से बाहर ही अंदर आने के लिए, क्योंकि रोड का इस्तेमाल कम किया जाए, शायद इसलिए भी कंफ्यूजन जो है वो स्टिल उसी तरह खड़ी है। लेकिन जब तक एक फाइनल विजिट एक और मैं इंशाल्लाह करूंगा तो मैं आपके प्रोग्राम में आके बैठ के बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है, क्योंकि कोई किसी को कुछ सही नहीं बता रहा है। खुद से अंदाजे लगाने, मैं भी आपके सामने अंदाजे लगा रहा हूँ, अगर अंदाजे लगाने हैं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने नक्शा रखा नहीं गया, ओपन नक्शा किसी को नहीं दिया गया कहाँ क्या बन रहा है, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि ये चीज़ें सामने आएंगी और हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो चले हो गया कदाफी स्टेडियम, और भी इसके अलावा हमारा कराची का जो स्टेडियम है वो भी खासी मुरम्मत का इस वक्त शिकार है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी काम जारी है और सिर्फ लाहौर में ही तो मैचेस नहीं होने हैं, और अभी जो आईसीसी के साथ जो पीसीबी की मीटिंग के हवाले से भी जो गुफ्तगू सामने आ रही है, जो बीसीसीआई के साथ गुफ्तगू सामने आ रही है, वो बड़ा जबरदस्त प्लान जो है वो इस दफा थोड़ी चीजें सामने आई हैं सोर्सेज के साथ कि जो सजेशंस रखी गई हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, 2-3 प्लान दिए गए। एक प्लान हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारतीय टीम जो है वो दिल्ली ठहरे, अमृतसर ठहरे और वहां से आ जाए और वापस चली जाए। बाय एयर जाना चाहे दिल्ली बाय एयर जा सकते हैं और बाय रोड वो अमृतसर जा सकते हैं। मतलब बाय रोड मुझे एक बात की समझ नहीं आती इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसको हम ऐड करते हैं आपकी गुफ्तगू में। बाय रोड वो आते हैं बॉर्डर से, ठीक है, वहां पर अब उनकी चेकिंग होती है सुबह सुबह सबकी। नहीं, उनकी नहीं होगी। नहीं होती है ना, एक तरीकाकार तो सारा होता है, लेकिन ये आपको पता है अब ये एक सफारती लेवल के ऊपर काम है तो ऑब्वियसली पासपोर्ट्स के ऊपर एंट्री और एग्जिट होगा, दैट्स इट। इसके अलावा गेट खुलेंगे, वहां से स्क्वाड हमारे स्क्वाड के हवाले करेगा और हम लेके टीम को स्टेडियम में आ जाएंगे। क्या बात है। इंडिया की टीम जो अपना शेफ साथ लेकर आते हैं वो जनाब बॉर्डर से आ रहे हैं बस के अंदर बैठकर। दिस इज द प्लान 1, राइट? But this is not the authentic plan. It's very hectic कि आपका 50 ओवर का मैच है। ये हमने दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब करना ही था इंडिया ने, ठीक है, करना ही था। सेकंड प्लान पाकिस्तान ने क्या दिया? सेकंड प्लान जो पाकिस्तान ने दिया है वो ये दिया है कि आप ऐसा करें, क्योंकि आप चाह रहे हैं, इंडिया कहता है कि हम 2 वेन्यूज पर खेलना चाहते हैं, नॉट 1। हम कहता है 2 लाहौर खेलना चाहते हैं और 1 पिंडी खेलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वो कहते हैं कि 2 मैच आपके क्योंकि आगे पीछे हैं, 1-2 दिन का गैप है, तो 2 मैच आप लाहौर में खेलें, 2 मैच लाहौर में खेलने के बाद आप वापस चले जाए इंडिया, क्योंकि बीच में 8 दिन का गैप है। 8 दिन के गैप के अंदर आप वापस जाएं, कहीं भी पास अमृतसर में, दिल्ली में, कहीं भी आपने कैंप लगाना है, वहां जाकर आप कैंप लगाएं और हम आपको जो मल्टीपल वीजा है, देखिए जब भी विजिटर आता है उससे सिंगल एंट्री वीजा मिलता है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आपको मल्टीपल वीजा एंट्री, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं तो ये काम वो करवा सकते हैं। इंडियन शायकीन के लिए भी, इंडियन साफियों के लिए भी, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मल्टीपल वीजा लग जाएगा, 2 दफा एंट्री हो जाएगी और आपका ये जो वीजा लगने वाला प्रोसेस है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो एक प्लान ये दिया कि आप 2 मैच खेलें और वापस जाएं, और फिर 1 मैच खेलने के लिए आप रावलपिंडी आए, वहां खेलने के बाद आप वापस चले जाएं। स्टिल कंफ्यूजन कि इंडिया अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल में फाइनल के लिए तो फिर क्या सिचुएशन होती है। सो ये बातें अभी भी कंफ्यूजन में चल रही हैं। ये प्लान, और दूसरा इंडिया कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो उनकी तरफ से बात आई है कि हम स्टिल जो है वो इतने दिन पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर उन्हें पूरे टूर्नामेंट के लिए रहना है तो ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमारी टीम के लिए सुटेबल नहीं है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी क्लियरेंस नहीं दे रही कि इतने दिन इंडिया यहाँ पर रहे। सो ये बातें अभी जो है वो कंफ्यूजन के अंदर है। अब जो अगला स्टेप होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि अब बात करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट से। अब से पहले तक कोई बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ तो नहीं हुई थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं हुई थी। जो खत लिखा है पीसीबी ने, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है? ये खत में यही सारी गुफ्तगू है? पीसीबी ने खत लिखा है क्या इंडियन बीसीसीआई को? हाँ, बीसीसीआई को खत लिख दें। देखिए, खत लिखने की जरूरत भी नहीं, ऑफिशियली चले एक आपने, वैसे ये खबर बहुत ज्यादा कुछ पिछले दिनों जो है वो जारी थी, पिछले दिनों चली थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई इसमें तो आमने सामने बैठ के बात हो गई ना कि क्या करने जा रहे हैं। आईसीसी को भी प्लान दिया और बीसीसीआई को भी प्लान दिया। खत शायद इसलिए दिया हो कि एक ऑफिशियल लेटर चला जाए, आईसीसी को भी पता हो कि हमने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि आप आए खेलने के लिए, मैं बताएं आपको क्या क्या चीजें चाहिए।
लेकिन असल इशू जो है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब अपनी गवर्नमेंट से कैसे पूछेगा। आज तक नहीं पूछा था और आज तक ऑफिशियली ये बात नहीं हुई थी, क्योंकि जो ये मामला क्लोज आ रहा है, अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पूछना है अपनी गवर्नमेंट से। अब पहला स्टेप ये स्टार्ट होगा, देन वो डिसाइड करेंगे कि आप 2 दिन के लिए जाएंगे, आप 4 दिन के लिए जाएंगे, आप 8 दिन बाद गैप करके जाएंगे या आप नहीं जाएंगे। सो ये फाइनल टच अब आने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और अगर फर्ज करें अब नहीं पूछेंगे ना, तो ऑन स्पॉट अगर आगे पूछेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके अगर न्यूट्रल वेन्यूज भी डिसाइड होने तो वो कौन से हैं। अब ये मुझे लगता है विद इन मंथ आपको पता चल जाएगा कि इंडियन टीम आ रही है या नो। देखिए मेरी अगर नहीं आ रही तो फिर आपको नेक्स्ट वेन्यू भी तो ढूंढना है ना, वो कौन सा होगा? बिल्कुल ढूंढना है। और सेकेंडली ये है कि हमने अभी तक तो अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं की है, हमारी अभी तक कोई ऐसे इंतजामात नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ हमारी स्टेडियम्स की गुफ्तगू हो रही है। मैं तो और इंडिया के आने की गुफ्तगू हो रही है। इंडिया तो तब आएगा जब आपके स्टेडियम रेडी होंगे। जब तक आपके स्टेडियम रेडी नहीं होंगे ना, तो आपको आईसीसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। आपकी वो स्टेडियम आके क्लियर देख के जाएंगे। अब ये देखिए, मेरा बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है, शायद सुनने वालों को समझ में आ जाए। लोग राइट लेफ्ट की बातें करते हैं, मैं क्योंकि थोड़ा सा खुद टेक्निकल हूँ ब्रॉडकास्टिंग के वाले से, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेडियम की जो डेट दी है वो दी है दिसंबर लास्ट, बिल्कुल, या फरवरी मिड का दिया है, सॉरी जनवरी मिड का। अगर यहाँ पर स्टेडियम कंप्लीट होता है तो उस स्टेडियम को कंप्लीशन के लिए आईसीसी की टीम आएगी, विजिट करेगी, यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, ये हमारे 3 स्टेडियम वेन्यूज एग्जैक्टली रेडी हैं टूर्नामेंट के लिए। जब ये क्लियरेंस होगी तो देन आप जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करेंगे। हाँ, आप किसको दे रहे हैं ये राइट? बिल्कुल ऐसे ही 10-15 दिन, महीना पहले तो कम से कम वो देने चाहिए। ताकि अगर किसी ने बाहर से ब्रॉडकास्ट करने के लिए आना है तो उसका वीजा प्रोसेस है, उसकी लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है कि उसने कैसे यहाँ पर काम करना है, और एक शहर में नहीं करना है, ये 3 सिटीज में काम होना है। जो भी ब्रॉडकास्टर आएगा वो एक जगह पर टूर्नामेंट के लिए तो समझ में आता है, लेकिन जब आपने करना 3 जगह के ऊपर काम, 3 टीमें ब्रॉडकास्टिंग की काम कर रही होंगी, तो उन तीनों टीमों को लॉजिस्टिक के लिए बंदे भी चाहिए, उन्हें सामान भी लेके आना है, उन्हें वीजा प्रोसेस भी कराना है। मोस्टली इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका से लोग ज्यादा आते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे। तो जब यहां से आते हैं तो इंडिया के लोगों को भी आपने वीजा देना है, श्रीलंका को देना है, साउथ अफ्रीका के लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपने जब ये डिसीजन करने जाना है, अल्लाह ना करे कि आपके स्टेडियम से जो कंप्लीशन है उसमें कोई मसला आ जाए, मौसमी हालात ऐसे आ जाए, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में वेदर एक तो फॉगी होता है, एक स्मॉगी होता है। स्मॉगी भी होता है, और लाहौर इस वक्त जो है वो कंसिडर्ड कर दिया गया है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। यस, अगर आपका वेदर स्मॉगी भी है, फॉगी भी है, और दिसंबर के लास्ट में बारिशें भी होती हैं, आपको याद होगा, अगर ये भी आप दिसंबर के लास्ट और जनवरी के स्टार्ट में ये 10 से 15 दिन का एक हमारे पास एरिया आता है बारिशों का, अगर ये भी हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें अभी देखने हैं और उनको अबूर करना है। तो आई होप कि अल्लाह करे सब कुछ बेस्ट हो जाए, और आप की तरह मैं भी और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो आईसीसी का इवेंट जो है वो पाकिस्तान में कवर करने में कामयाब हो जाएं। दिल तो कहता है करें, दिमाग कहता है पता नहीं कुछ और प्लान बी बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्लान बी बनता भी है, देखिए मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि नो प्लान बी, लेकिन हमें तो डिस्कस करना है ना, वो तो अज़म उनका डिसीजन है, तो वो तो कहेंगे, लेकिन हम तो एज अ थर्ड पर्सन इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। प्लान बी के लिए एक अलग मतलब दिक्कत है, एक अलग हैसल है, एक अलग प्रॉब्लम है। प्लान बी के लिए ना आपने ग्राउंड आईसीसी ने भी सोचा हुआ है और हमने भी सोचा हुआ है। मतलब तो यूएई है ना? नो, श्रीलंका। श्रीलंका है? यप, श्रीलंका, माइट भी श्रीलंका और ओमान, गल्फ की किसी, देखिए अभी आप जो देखिए एक ग्राउंड एक जगह पे नहीं हो सकता इवेंट, मैं आपको ये बता दूं, पूरा इवेंट श्रीलंका में नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही है। सिर्फ अगर पूरा इवेंट हो सकता है तो वो यूएई के अंदर हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात यूएई के अंदर 3 वेन्यूज हैं, शारजा, अबू धाबी और दुबई। श्रीलंका के अंदर इमरान, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरा मतलब थोड़े दिमाग के जो सेल हैं वो हिल रहे हैं कि देखें, अभी तक हमारे पास कोई स्केड्यूल नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी का कि कब किसका किसके साथ किस टाइम पर क्या मैच। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया का है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, और इंडिया के साथ इन केस मैं एक बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ है 9th को, मैं एक बात करती हूँ, ठीक है, 9th को मैच है, 10th को पाकिस्तान का मैच जो है वो किसी और टीम के साथ है, ठीक है, और इंडिया का मैच किसी और टीम के साथ है।
अब पाकिस्तान वहां मैच खेलने के बाद वहां से फ्लाई करके वापस आएगा, ये तो करना और पड़ेगा। यहाँ से वो टीम जो है वो कल का मैच खेलने के बाद जो है वो उस दिन फ्लाई करके वहां जाएगी। तो ये तो टीम्स तो फ्लाई ही करती रहेंगी। तो जो एशिया कप गुजरा है पाकिस्तान में हुआ था, वनडे एशिया कप, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था ना कि पाकिस्तान टीम को रेस्ट नहीं मिला था, क्योंकि इंडिया ने यहाँ नहीं खेला, तो इंडिया के जो मैचेस थे सारे के सारे बाहर हुए थे। हाँ। तो वो आपको फिर ये तो करना पड़ेगा, यहाँ मैच खेला, उठाओ बैग, सीधा जहाज में, जहाज लगा हुआ है, जहाज में बैठो, तो पाकिस्तान इसमें बाकी टीम्स भी कह सकती हैं कि हम इसमें एग्री नहीं। आपको याद होगा कि जब ये यूएसए के अंदर जब मैचेस थे उस वक्त श्रीलंका को काफी एतराज हुआ था इसके ऊपर। देखिए अभी तो हम लोग जो है, हमें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हमें कितनी देर वेट करवाया जा रहा है वहां पर। अभी ये वाली बातें भी खुलने वाली हैं, बस आप देखते जाइए होता है क्या, आगे आगे जाके देखें क्या होता है और कौन ये कहता है कि उसको लॉजिस्टिक। देखें ना, इंडिया अगर नहीं आता ना तो फिर बहुत बड़ा मैच होगा। मैच क्यों होगा कि इंडिया ने जो अपने मैचेस खेलने वो तो सारे बाहर खेलने हैं, तो फिर आपको इंडिया के जितने भी ग्रुप के जो मैचेस होने वो सारे उसने श्रीलंका खेलने हैं या यूएई में खेलने हैं, लेकिन वहां जो भी टीम जाएगी, कोई भी टीम जाएगी, उसको वापस पाकिस्तान आगे खेलना पड़ेगा। आप तो स्टिल सिर्फ इंडिया के लिए मैच रख रहे हैं ना वहां पर। अगर इंडिया की टीम बाहर मैच खेलती है तो उसके साथ जिसका भी मैच बनता है, पाकिस्तान का या न्यूजीलैंड का या दूसरी टीमों का, हर टीम को बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या वो इतराज नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे। वो कहेंगी कि हमें हमारी की सजा है, क्या जरूरत है भाई? तो आईसीसी के अंदर ये बहस होगी, ये डिस्कशन होगी कि ये एशिया कप नहीं हो रहा है। ये बात आप जहन में रखिएगा, ये आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है, जस्ट लाइक वर्ल्ड टीमें सारी आ रही हैं। ये कोई अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान का मैचेस नहीं हो रहे हैं, इसमें सारी टीमों ने आना है और सबके लिए। अब फर्ज करें इंडिया सेमीफाइनल में तो पहुंचेगा, तो उसका सेमीफाइनल खेलने के लिए भी बाहर किसी टीम को जाना पड़ेगा। अगर फाइनल में पहुंचती है इंडिया की टीम, हाँ। और फिर यहाँ कोई टीम खेली तो फिर उसको खेलने के लिए फाइनल। अच्छा, और फिर टाइमिंग का फर्क, टाइमिंग का 1 घंटे का फर्क है। नहीं फर्क तो फर्क है ना। मतलब आप देखें ना, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो यहाँ ब्रॉडकास्टर भी साथ, कोई यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से देखिए ये पैसे पहले से आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, आपके पास अभी भी बहुत कम वक्त है ये सब चीजें प्लान करने के लिए। हमारा जो इस वक्त ये तमाम गुफ्तगू का क्रक्स ये है कि अगर हमारे 100% हमारे स्टेडियम्स तैयार होते तो हम कम से कम इस बहस से बाहर आकर बैरूनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते। मतलब ये खिलारा डालने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या? हम अपनी दूसरी स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं, ना सिर्फ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। ये देखें, ये हुआ है और बहुत गलत वक्त पे हुआ है। बिल्कुल गलत वक्त पे हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। ये बहुत सारे साफियों ने ये बात की, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये बात की कि ये जरूरत क्या थी इस वक्त स्टेडियम वाला खिलारा डालने की। क्या स्टेडियम गिर रहे थे? क्या इतने सालों से गलत व्यू के ऊपर मैचेस चल रहे थे? तो ये एक टूर्नामेंट और चल जाता। मैं आज किसी बंदे से बात कर रहा था, क्रिकेट एक्सपर्ट था, मुझे कह रहा था जितने पैसे कजाफी स्टेडियम में लग गए ना, इतने पैसों में एक इससे अच्छा स्टेडियम नया बन सकता, शहर के बाहर बन जाता और आपके पास 2 वेन्यू हो जाते। क्या बात होती कि लाहौर के पास 2 वेन्यू है जी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। हाँ। जैसे एमिरेट्स के अंदर देख लेना, एमिरेट्स के अंदर 3 वेन्यू है ना, कराची में भी है। हाँ कराची में, लेकिन कराची में तो बड़ा स्टेडियम एक ही है। अब देखें यूएई के अंदर, यूएई एक रियासत है ना पूरा, हाँ। उसके अंदर 3 स्टेडियम है, अबू धाबी, शारजा और दुबई। आप इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकते हैं। लाहौर, मैं कह सकता हूँ कि लाहौर, शारजा और दुबई से बड़ा शहर है, और यहाँ पर 2 स्टेडियम हो जाते तो क्या होता? क्या ही बुरा था। लेकिन देखिए इमरान स्टेडियम उनको क्यों नहीं तैयार करते? नकवी साहब जो है वो आई गेस के जनवरी में चेयरमैन बने थे, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, जनवरी या फेब के। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, वो जितनी देर मर्जी रह सकते हैं। लेकिन चले आए तो वो समझ लीजिए जनवरी या फरवरी में थे, इसी अराउंड वो आए। उनके लिए डेट्स ना याद रखा करें। अब जब वो आए हैं तो उसके फौरन बाद मैं मतलब इस बात पे अगेन आई फील वेरी वेरी एम्बैरेस्ड कि हमारे बोर्ड में से किसी ने भी इस बात का मशवरा नहीं दिया कि सर आप आए हैं तो आप पहले नंबर पर ये काम करें कि आगे 2025 में इन्हीं दिनों में हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस काम को अगर आप अभी शुरू करवा देते हैं तो ये हमारा सारा काम हो जाएगा। उसके फौरन बाद पीएसएल थी, चले पीएसएल गुजारने के बाद कर देते, मार्च में भी शुरू कर लेते तो हमारे पास अच्छा खासा वक्त बाकी था। पीएसएल का भी तो डाउट है ना, हमने इसे कब शुरू किया? जून के बाद। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ना हो, और टेक्निकल रीजन ये बने। देखिए ना पाकिस्तान में होगी। मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा कि ये रीजन एक बन जाए और वो पाकिस्तान मुखालिफ शख्स होगा,
वो पाकिस्तान का हामी शख्स नहीं होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नहीं होगा, लेकिन उसको ये होगा ना कि मतलब वो बाहर जाकर जो है वो और चीजें होती हैं, उस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेडियम ठीक है, अच्छे होने चाहिए, पर इस सिचुएशन में आगे ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं आप? आपकी ये इफ एंड बट्स वाला चक्कर है कि स्टेडियम बन गया नहीं बना। आपने जो सवाल किया कि अगर टाइम थोड़ा होगा तो हम डिसीजन किस तरह ले पाएंगे, ब्रॉडकास्टर कैसे आएंगे, वो लाहौर में मैच हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये सारे बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। हालांकि क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होगी। हम भी कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी यहाँ हो। अब मेरी ख्वाहिश है बजाते हिसाफी कि यार यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो कुछ और कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी। मैंने आप पता नहीं कितने, कुछ शायद 2 महीने पहले से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत को क्यों नहीं कहता कि भारतीय हुकूमत से बात करें। क्या मुजाहिका है? रही हैं कि इसहाक डार साहब ने जो है वो एस जे शंकर जी से बात की है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया तो नहीं है ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कल को जो आपने तरले करने हैं भारत की गवर्नमेंट के कि जनाब अपनी टीम भेज दें, और अभी कह देना, अभी कहते टाइम भी है, हाँ या ना, अभी पता लग जाए आपको क्या है। अभी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वो जवाब में कहेंगे भाईजान आपके स्टेडियम तैयार है, बताएं हम आके विजिट कर लेते हैं। शायद ये बात भी किसी हद तक आपकी सही है कि इन चीज़ों का भी डर हो सकता है उनको, क्योंकि देखिए फिर जितने सवाल हैं फिर आगे से जवाब भी उसी किस्म के आपको आने हैं। तो इस वजह से अभी खामोशी, हमने बहुत गलत वक्त में, ये गलती हमसे हुई है, गलतियां होती हैं तो आप उनका खुमियाजा भुगतते हैं। और अभी हमारा एक सबसे बड़ा जो हमने जो एक समझ ले के कन्फ्यूजन कैंप जो हमने पहले ही तैयार कर दिया था, वो ये वाला कैंप है, ये जो हमारे स्टेडियम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी वो वाला स्टेडियम जहां पर इंडिया के मैचेस हैं। और इंडिया ही इस वक्त एक सबसे बड़ा जो है वो इशू है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में आना है या नहीं आना है। खैर इमरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी एंड करते हैं, खासा वक्त हम अपनी ऑडियंस का भी ले चुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह हमारी डिस्कशन जो है वो काफ़ी आई होप सो कि आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करूँगी कुछ ही देर बाद यानी 6 PM। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।